हमारे साथ इस सरकार के प्रमुख चेहरे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी आपको दिखाई दे रहे हैं। किरण जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। बड़ा दिन है, आपकी तीसरी सरकार के 100 दिन पूरे हुए आज। किरण जी, हमारे लिए बहुत बड़ा दिन जरूर है, क्योंकि आज आपका मोदी जी का जन्मदिन तो है, मगर हम जन्मदिन को केक और कैंडल के साथ नहीं मना रहे। हम लोग मोदी जी का जन्मदिन को मोदी जी का तीसरे कार्यकाल का पहला 100 दिनों का उपलब्धियों के साथ जनता का बीच में जाकर के हम लोग मना रहे हैं। और चुनाव से पहले जो तैयारी की थी और जो घोषणा की थी कि अगले टर्म में, तीसरे टर्म में पहला 100 दिन में क्या क्या करना है, उसका लेखा जोखा एक्शन प्लान तैयार किया गया था, वो लेकर के आएंगे। ये हमारा वादा था और वादा अनुसार आज हम जनता के बीच में आए हैं। और मैं मोदी जी के साथ में मंत्री के रूप में तो काम कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि इतिहास में कोई भी सरकार, ये सिर्फ भारत का ही सवाल नहीं है, दुनिया में देख लीजिए, किसी सरकार का पहला 100 दिनों में इतना काम नहीं हुआ जो मोदी 3O में हुआ है। और आज मैं जब आपके बीच में आया हूँ तो मैं इतना पहला तो कह दूँ कि जो 15 लाख करोड़ का खर्चा और 15 लाख करोड़ के लिए जो स्कीम्स हमने शुरुआत की है, कई स्कीम्स तो इसमें लागत हो चुके हैं, उसमें टेंडर हो गया, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया और कई परियोजनाएं शुरू भी हो चुके हैं। ये एक रिकॉर्ड दृष्टि से आप देखा जाएगा तो आज तक हमने देखा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मोदी जी का पहले दिन से 100 दिनों में पहला दिन जो उन्होंने साइन किया फाइल पे, वो किस चीज़ पे फाइल साइन किया है? 20,000 करोड़ और 9 करोड़ 30 लाख किसानों के खाते में पैसा डालने से लेकर के आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब जनताओं के लिए और युवाओं के लिए जितने भी काम हुए हैं वो पूरा झलकता है। हमारे हाथ में पूरा किताब है। जी सर, मैं अनुरोध करूंगा कि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का पहला 100 दिनों का जो किताब है वो भी आप लोग जरूर देखें, क्योंकि मैं उसको एक एक करके अगर गिनती करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन किसानों से लेकर के महिलाओं से और युवाओं के लिए और रोजगार पैदा करने के लिए और हमारे टेक्निकल क्षेत्र में आप देखा जाएगा सेमीकंडक्टर के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, और फिर हमारा जो बजट में मिडिल क्लास के लिए टैक्स राहत क्या दिया है, और साथ साथ में बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने से लेकर के पशुपालन और जो हमारे समुद्र तट में रहने वाले फिशरमैन के लिए हर दृष्टि से जितना काम हुए हैं, मैं मानता हूं कि विकसित भारत का सबसे बड़ा न्यू जो 10 साल पहले रखा था उसको आगे ले जाने का सबसे तेजी से ये 100 दिनों में काम हुए हैं। किरण जी, मुझे याद है जब इलेक्शन के टाइम प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैंने अगले 100 दिन के लिए अपनी तीसरी सरकार के कार्यकाल में निर्देश दे दिए हैं, तो लोगों ने कहा था अरे सब माहौल बनाने की बात है, चुनाव के बीच में लोगों को ये कह रहे हैं कि हम तो आएंगे ही तीसरे टर्म में। अच्छा, हो सकता है कुछ लोग ऐसे उनको लगता हो कि भाई 100 दिन का मतलब क्या, 3 महीना, 3.5 महीना, नई सरकार बनेगी, नए मंत्री आएंगे, नए विभाग बटेंगे, इतना तो सरकार को संभलने में ही लग जाता है, पैर पे खड़े होने में ही लग जाता है। 100 दिन में ऐसा क्या काम कर लिया होगा मोदी जी ने? ये विपक्ष के लोग को समझ में नहीं आया कि सरकारी कामकाज तेजी से कैसे किया जाता है। वही तंत्र है, वही ऑफिसर है, वही सिस्टम है, लेकिन काम करने का तरीका, आर्ट ऑफ गवर्नेंस बदल गई है। हम लोग मंत्री हैं, अपने अपने पास विभाग है, लेकिन मोदी जी का जो तौर तरीका को समझिए, ये आइसोलेशन में काम नहीं करते हैं। ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जिसको हम कहते हैं कि सरकार के जितने विभाग हैं सब तालमेल करके एकजुट में काम करते हैं। जैसे कि मैंने कई मंत्रालय संभाला है, लेकिन साथ साथ जो मंत्रालय मेरे पास नहीं है उसको आगे ले जाने के लिए भी मैं काम करता हूँ। तो ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच प्राइम मिनिस्टर खुद निगरानी रखते हैं और एक एक स्कीम को उसका कंसीव होते हैं, फिर उसको हम लागू करते हैं, फिर उसको समापन तक, उसका उद्घाटन तक प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो कोई छोटे छोटे कंपार्टमेंट में काम नहीं करता है। जैसे 2014 में जब जन धन योजना यूज किया था तो उसमें लोग कहा कि पैसे नहीं है, आप बैंक खाता खोल के क्या फ़ायदा है, मजाक उड़ाते थे।
बाद में देखा तो उसी खाते में हमने आधार का इस्तेमाल करते हुए, मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए और डिजिटल भारत का, डिजिटल इंडिया जो कैंपेन को पूरा समावित करते हुए जी। यहाँ से प्रधानमंत्री जी एक बटन दबाते हैं, बिना चोर कचहरी कई बर्बाद किए पूरा का पूरा पैसा हमारे गरीबों के खाता में पहुंच जाते हैं। ये जो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की वजह से आज हमारे लोगों का ज़िंदगी में बदलाव आए हैं। तो भारत अब वो पिछड़ा हुआ थर्ड वर्ल्ड गरीब कंट्री नहीं रह गया है। 10 सालों में जो बदलाव आया है, अब भारत जो है दुनिया का सबसे ताकतवर उभरता हुआ एक देश के रूप में सामने में आया है। ये सारा मोदी जी के वजह से हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि मोदी जी का जन्मदिन हम केक और कैंडल से नहीं मनाते हैं, बल्कि देश सेवा में काम करके और देशवासियों तक उसके बीच में जाकर के हम मोदी जी का जन्मदिन को मना रहे हैं। किरण जी, विपक्ष एक बात और भी बार बार याद दिलाता है, भूलने नहीं देता कि ये मोदी जी की सरकार कोई फुल मैंडेट की सरकार नहीं है, 240 वाली सरकार है। अब ये गठबंधन वाली सरकार है, अब इसमें मनमर्जी नहीं चलती है। लेकिन मैं देख रहा हूं, जैसे आपने बताया, इतने काम हुए कि किताब पूरी छपी है उसके ऊपर। 15 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने लॉन्च किए हैं, 3 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च हुए हैं। इसके अलावा 3 करोड़ घर बनाने का उन्होंने वादा किया था, वो काम शुरू हो गया। अभी आपने कहा, तो मैं भी ठिठका थोड़ी देर के लिए, आपने कहा प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गए, टेंडर हो गए, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। क्योंकि हम सिर्फ निर्णय नहीं करते हैं, बल्कि निर्णय को क्रियान्वित करने का भी सारा प्रक्रिया को एक साथ सोचते हैं। कांग्रेस के ज़माने में अनाउंसमेंट होते थे, हर रेल बजट में इतना रेल दौड़ेगा, यहाँ रेल पटरी लगेगा। रेल तो होता नहीं, जो अंग्रेजों ने बना कर रखा वही चलते थे। सीमा सड़कों का क्या हाल था? मैं जब लोकसभा में पहले बार आए तो हमारे बॉर्डर एरिया में हम 10 दिन 15 दिन पैदल चल करके लोगों के बीच में जाते थे। और जब मैं पहले बार मंत्री बना 2014 में, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, गुंजी गए थे। गुंजी लोगों ने कहा मुझे कि यहाँ 15 दिन लगते हैं पैदल से पहुँचने के लिए, और सड़कों का तो कोई उन्होंने उम्मीदें छोड़ दी थी कि शायद उनके जीवन काल में सड़क नहीं बन पाएंगे। लेकिन मैंने उसी समय कहा, मोदी जी आ गए हैं, आप देखते रहिए। और 14 के बाद 19 से पहले ही गुंजी में सड़क पहुंच गए। तो इस प्रकार से जो हम देखते देखते जो बदलाव आए हैं, ये इतना तेजी से बदलाव आए कि विपक्ष के लोगों को समझ में ही नहीं आया। अब जो कांग्रेस के ज़माने में जो वो सोच नहीं सकते थे, आज वो काम करके तैयार हो गया है। वो चिदम्बरम जैसे लोग डिजिटल इंडिया का मजाक उड़ाते थे, बोलते हैं कि जो लेबर क्लास के लोग हैं, किसान है, सब्जी बेचने वाला वेंडर्स है, वो कैसे डिजिटल कार्ड यूज़ करेंगे। आज सारा यूज़ कर रहे हैं। दुनिया में सबसे तेज़ी से डिजिटल कार्ड यूज़ करने वाला, डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने वाला भारत देश बन गया। कोई जवाब है? कोई कांग्रेस के लोग या विपक्ष के लोग इसको जवाब दे सकते हैं? वो भारत के लोगों को विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए चाहे 11 करोड़ का कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या 10 लाख हमारे जो लखपति दीदी बना करके गांव के महिलाओं को लखपति बनाया उसका हो, या हमारे जो खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया के माध्यम से हम कहाँ उस जमाने में कोई पूछते नहीं थे भारत के खिलाड़ियों को। आज दुनिया का ताकतवर देशों का साथ हम कम्पीट कर रहे हैं ओलंपिक्स में। ये जो बदलाव कैसे आया है? ये बदलाव नेतृत्व की वजह से आया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर देश को मोदी जी जैसा नेतृत्व नहीं मिलता है, और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री अगर हर देश को मिलेगा तो बहुत कम समय में राष्ट्र जो है विकसित हो जाएगा। इसीलिए मोदी जी से पहले किसी प्रधानमंत्री ने लक्ष्य नहीं दिया, सोच ही नहीं था, सिर्फ काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी प्रधानमंत्री ने काम नहीं किया, लेकिन लक्ष्य कहाँ था? मोदी जी आने के बाद लक्ष्य तय हुआ, इतने सालों में भारत में इतना घर बनेगा, इतना सड़क बनेंगे, और 2047 में हम विकसित राष्ट्र बनेंगे। आत्मनिर्भर भारत बनते बनते पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बनेंगे। ये जो बड़ा लक्ष्य है, इसका कमी था जो मोदी जी ने पूरा किया। इसीलिए मैं एक मोदी जी का साथी कैबिनेट मंत्री के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, मैं एक भारतीय होने के नाते कह रहा हूं कि अगर मोदी जी जैसा आदमी पहले हमको प्रधानमंत्री मिला होता
तो विकसित राष्ट्र अब बन चुके होते जो हमारे साथ में खड़े थे। अच्छा। सिंगापुर, चीन, साउथ कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, ये सब हम साथ में खड़े थे। वो हमसे 8-9 गुना ज़्यादा उनका आमदनी कैसे प्राप्त कर पाया? सिंगापुर आज दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र में कैसे खड़ा हो गया? क्योंकि उसके नेता ली कुआन यू जैसे नेता ने लक्ष्य रखा था, और भारत को वही काम कर रहा है आज मोदी जी के नेतृत्व किरण में। जी, यही बात कि तो लक्ष्य राहुल गांधी देते विदेश हुए जाके पूछ रहे भारत थे। को चीन विकसित इतना आगे राष्ट्र निकल गया, सिंगापुर को देख लीजिए, आप साउथ कोरिया को देख लीजिए, ये देश इतना आगे निकल गया, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में पीछे रह गए। वो इसका दोष मोदी जी को दे रहे थे। राहुल गांधी के बारे में बहुत कम बोले तो अच्छा है, क्योंकि व्यक्त है वो, हमारे लिए उसका कोई महत्व नहीं रखता है। ये राहुल गांधी अकेला नहीं है, ये विपक्ष का सोच है। विदेशों में जाकर के भारत को कोसना, भारत के उपलब्धियों को नीचे दिखाना और भारत को कमज़ोर राष्ट्र बनाना, फिर बदनाम करना कि भारत में कोई यहाँ लोकतंत्र नहीं है, यहाँ के हमारा जुडिशरी बिक चुके हैं, भारत के इलेक्शन कमीशन जो ख़त्म हो चुके हैं, और जो सबसे ज़्यादा बोलते हैं 24 घंटे भारत में, वही कंप्लेन करता है कि बोलने का आज़ादी नहीं है। इस तरीके से जो बदनाम करते हैं वो राहुल गांधी अकेले नहीं हो सकते हैं। भारत के विरोध में कई ताकतें हैं दुनिया भर में, उन ताकतों ने राहुल गांधी जैसे लोगों को इस्तेमाल करना शुरू किया है। और राहुल गांधी जैसे व्यक्ति जिसको हिंदुस्तान के सोच के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो आज जाकर के विदेशों में भारत को गाली देने का काम करता है। इसके बारे में सोच हमारा कुछ कहने का नहीं है, मैं समय उसमें बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों में जो काम हुए हैं, उसमें हमने एक किताब भी छापे हैं। हर भारतीय उस किताब को एक झलक देखिए, आप गर्व महसूस होगा कि भारत में इतना तेजी से काम हो रहा है, और मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत बनाने का उस दिशा में, उस लक्ष्य में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। किरण जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बताया कि भाई ये 100 साल में, माफ कीजिएगा 100 दिनों के अंदर मोदी सरकार ने क्या किया। उन्होंने अपनी अलग लिस्ट निकाली। उन्होंने कहा दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफ यू टर्न्स, ये यू टर्न लेने वाली सरकार है। उन्होंने कई मौके इसके गिनाए, जैसे उन्होंने कहा वफ़ को आपने जेपीसी को दे दिया, लैटरल एंट्री के यूपीएससी के इश्तिहार को वापस लेना पड़ा आपको एनपीएस की जगह अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम लानी पड़ी। बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, ब्रॉडकास्ट बिल का हवाला इसके अंदर दिया है, तमाम तरीके की बातें। ये पहली बार है कि मोदी सरकार झुक रही है। मोदी सरकार किसी का सामने में नहीं झुक सकता है। मोदी सरकार सिर्फ भारत के लोगों के प्रति जो इज्जत है, प्यार है, उसके लिए झुक सकते हैं। लेकिन विपक्ष के दबाव में भारत विरोधी ताकतें के सामने में तो झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जो कांग्रेस अब देश के लोगों के मन से निकल चुके हैं, लोग उब चुके हैं कांग्रेस से। 60 साल इस देश को शासन करने के बाद भारत को एक गरीब राष्ट्र बना कर रख दिया था कांग्रेस पार्टी ने। आप सोच लीजिए, दुनिया में जितना गरीब आदमी है 40% भारतीय है, ये कांग्रेस लोगों ने बनाया, और उसको उठाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। तो कांग्रेस लोगों का तो बात ना ही करे तो अच्छा है। और राहुल गांधी जैसे आदमी, मैं तो नहीं कहूँगा संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जैसे रहने से तो बीजेपी को तो फायदा होता है। वो एक बात बोलते हैं तो कांग्रेस का नुकसान होता है, बीजेपी को बहुत फायदा होता है। लेकिन हमको राहुल गांधी से क्या फायदा लेना है? हम तो देश को सेवा करके देश की जनता का आशीर्वाद लेना है, इसलिए कांग्रेस का बात ना करें। लेकिन हमारे मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला 100 दिन का काम काज को लेखा जोखा पेश किया था, उसका उपलब्धि को लेकर के हम आए हैं। मैं फक्र से कहता हूं कि भारत अब एक दुनिया का बहुत ही ताकतवर राष्ट्र के रूप में उभर के आ चुके हैं, और तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल आपके, क्योंकि आप देश के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं किरण जी, उससे जुड़ा हुआ है। जमीयत उलेमाए हिंद हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, बहुत सारे मुस्लिम संगठन हैं, इनके अलावा जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट्री इंडियन है, वो वक्फ बोर्ड की जेपीसी के सदस्य भी हैं। इन सारे लोग का ये कहना है कि इस सरकार का सिंगल पॉइंट एजेंडा है, कैसे मुसलमानों को परेशान करो। 2 टर्म में जो किया वो किया, अब तीसरी बार 100 दिन के अंदर ये वक्फ बिल लेकर के आ गए। वो कह रहे हैं हम हर हाल में इसका विरोध करेंगे।